अस्सलाम वालेकुम कहानी गो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चीनी सिफारत खाने के नाम पे बनी हवेलियां सन बाओ की हवेली के दाएं बाएं वाक़या थीं। आज वहां भारी चीनी फौज तैनात थी। अक्सरियत उन चीनी अफसरान की थी जो मलिका यान सोफू की शादी के वक्त साथ आए थे और यहीं बस गए थे। सोने से भरे संदूक अंदर रखवाए जा चुके थे और सन भाव के सुर्ख दरवाजे के बाहर एडम और तालिया मुतफक्र से खड़े थे। अभी अभी एक चीनी सिफारतकार ने आके इत्तला दी थी कि बुंदाहारा की हवेली के सामने इकट्ठे हुए गुलाम वहां से उठ गए हैं। क्या वो थक गए थे? एडम ने परेशानी से सवाल किया। नहीं, राजा ने उस कैदी फाते को बाहर भेजा और उसने उनको उठने के लिए कह दिया, मगर वो गुलाम अपने मालिकों के पास नहीं गए। राजा ने नया कानून नाफिज कर दिया है जिसके तहत नाजायज मुसलमान गुलाम आज़ाद हैं। अब वो गुलाम मलाका की गलियों में खुशियां मनाते फिर रहे हैं और उनकी जुबान पे एक ही नारा है कि शहजादी ताशा की सिफारिश पे उनको आज़ाद करवाया गया है। सिफारतकार ये कह के वहां से हट गया तो तालिया ने गहरी सांस ली। यानी वान फाते ने गुलामों को आज़ाद करवा दिया, मगर तुम अपनी किताब में लिखना कि ये सब शहजादी ताशा ने करवाया है। जी, मैं पहले ही लिख चुका हूँ, जहाँ इतने झूठ बोले वहाँ एक और सही। और ये भी लिखना कि शहजादी साहिबा अब देर हो चुकी है। मैं अपनी किताब मुकम्मल करके शाही कुतब खाने के मुंतजिम को दे आया हूँ। अब उसमें एक ही सूरत में इजाफा हो सकता है, अगर आप दोनों मुझे मलाका में छोड़ जाएं, वो जल के बोला था। चंद सातें गुजरी तो तालिया ने फिक्रमंदी से सड़क को देखा जो अंधेर पड़ी थी। वान फाते कहाँ रह गए? उनको उस वक्त यहाँ होना चाहिए था। मालूम नहीं राजा से मुज़ाकरात कामयाब हुए या नहीं। उसकी बात मुंह में रह गई। दूर उफक से धूल उड़ती दिखाई दी थी। वो चूंकि आसपास तैनात चीनी सिपाही भी चौकन्ने हुए। सड़क पे तेज घोड़े दौड़ते आ रहे थे। घोड़ा गाड़ियों के पहियों की आवाज़। चीनी सिपाहियों ने तलवारें निकाल लीं। काफिला करीब आया और चांद की रोशनी में नजर आया। मुराद राजा सबसे आगे वाले घोड़े पे था और दूसरे घोड़े पे फाते बैठा था। तालिया और एडम ने एक दूसरे को देखा। ये प्लान का हिस्सा नहीं था। ये यहाँ क्यों आया है? सन बाव साथ आग खड़ा हुआ और परेशानी से बोला। हाथ नयाम की तलवार पे था। वांगली घोड़े पे बैठे फाते ने हाथ उठा के उनको थम जाने का इशारा किया और अपना घोड़ा करीब लाया, फिर नीचे उतरा। तालिया ने गर्दन उठा के शाकी नजरों से मुराद राजा को देखा। उसने माथे पे सुर्ख पट्टी बांध रखी थी और लंबे बाल कंधों पे गिर रहे थे। वो भी तालिया को ही देख रहा था। तालिया ने नजरें फेर ली। वांगली फाते ने इन दोनों को नजरअंदाज करके सन बाव को मुखातिब किया। मुराद राजा के 21 संदूक उसके हवाले कर दो। एडम का मुंह खुल गया। तालिया शल रह गई। सन बाव भी चूका, मगर ये मेरा फैसला है और तुम सबको ये मानना होगा, वो कतियत से कह रहा था। मगर वो तो गुरबा के लिए। तालिया ने बोलना चाहा तो फाते ने हाथ उठा के उसे खामोश कराया। उसके बदले में तमाम गुलाम आज़ाद हो गए हैं। सोने के चंद सिक्के हर शख्स के हिस्से में आए। इससे बेहतर ये नहीं कि उन्हें आज़ादी मिल जाए। मैंने जो किया है वो मलाका के लोगों की बेहतरी के लिए किया है। मैंने गुलामों से आज़ादी और तुम दोनों से वापसी का वादा किया था, किसी की गुर्बत मिटाने का नहीं। इसलिए मुझे मेरे वादे निभाने दो। कुछ था जो उसके अंदाज में बदल गया था। सख्ती, संजीदगी, कोई साया सा था जो चेहरे पे आन पड़ा था। एडम यकटुक उसे देख रहा था। अलबत्ता तालिया ने सर हिला दिया। जो आपको मुनासिब लगे तवांग को। मगर मलिका ने तो सन बाव ने सरगोशी में एहतजाजन फाते से कुछ कहना चाहा, मगर उसने सख्ती से हाथ उठा के उसे रोका। मैं मलिका का गुलाम नहीं हूँ। सुल्तान को दूसरी मलिका नहीं लाने दूंगा। ये वादा किया था मैंने, मुराद राजा को तबाह करने का नहीं। इसलिए राजा के संदूक वापस कर दो। गुलाम हुक्म दे रहा था। पट्टी बंधा हाथ उठा के इशारे कर रहा था। सन बाव ने गहरी सांस ली और सिपाहियों को इशारा किया। कोई बईत नहीं, ये गुलाम सुल्तान को जाके कह दे कि इस साजिश में मलिका भी शरीक थी। ऐसी सूरत में सारा खेल पलट जाता। मुराद के साथ आए सिपाही इन हवेलियों की तरफ चले गए। सन बाव भी साथ हो लिया, अलबत्ता बार बार नाखुशी से पलट के उनको देखता जरूर था। एडम गुमसुम खड़ा था। तालिया खामोश थी। फाते हवेलियों की सिमत देख रहा था और घोड़े पे बैठा राजा इन तीनों को। तो ये शाही मौरख भी तुम्हारे साथ आया था? उसने बराह रास्त तालिया को मुखातिब किया तो उसने खफा सी नजरें उठाई। हमारा आना आपका मसला नहीं है, हम कैसे जाएंगे? क्यों ना इस बारे में बात कर ली जाए? वो बरहमी से बोली तो फाते ने उसको देखा। राजा ने मुझे चाबी दे दी है। साथ ही कुर्ते के गरेबान के अंदर से सुनहरी जंजीर निकाल के दिखाई, जिसमें डल्ली और सिक्का दोनों को जोड़ के बनी
चाबी पिरोई थी। तालिया ने चौंक के बाप को देखा जो मध्यम सा मुस्कुरा रहा था। तुम जाओ तालिया, ये चाबी तुम्हें खुद रास्ता दिखा देगी। तुम्हें इसी जंगल में जाना है जहां से तुम आए थे। हम तीनों जा सकते हैं? वो हैरान थी, बार बार फाते को देखती जैसे अभी वो कहे, मगर कहेगा, लेकिन वो संजीदा रहा। मुराद राजा दुरुस्त कह रहा है, हम अभी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। सोना लेना और सुल्तान से बात करना, ये सब मुराद राजा का काम है। क्या तुम्हें महल से कुछ उठाना है? आम से अंदाज में रुक के तालिया की तरफ देखा तो उसने नफी में सर हिलाया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं लानत बेचती हूँ बुंदाहारा के ऊंचे महल पे। तनफ्फुर से बोली तो फाते ने सर हिला दिया। फिर आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो घोड़े की तरफ बढ़ गया। एडम को भी इशारा किया तो वो भी गुमसुम सा साथ हो लिया। जरा फासले पे फाते के घोड़े के साथ दो मजीद ताज़ा दम घोड़े तैयार खड़े थे। उन पे खाने पीने का मुनासिब सामान भी लदा था। वो अपने घोड़े पे सवार हो रहा था जब एडम पीछे से शाकी अंदाज में बोला, तो आपने वही किया जो सियासतदान करते हैं। आपने डील कर ली। वो अभी तक सुन था। वान फाते रुकाब पे पैर रख के ऊपर चढ़ा और घोड़े की लगाम थामे सिरसिरी सा एडम को देखा। मैंने इससे ज्यादा का वादा नहीं किया था। और फिर दिल में सोचा, तुम क्या जानो मैंने क्या कुर्बान किया है। मगर हमें मलाका के लोगों के सामने राजा की बदनवानी का पोल खोलना था। हमें हमें सिर्फ वापस जाना था एडम। हमें अपनी असल जिंदगियां वापस चाहिए थी। इस दुनिया में हमारा कोई हदफ नहीं था। हम लामुतनाही खिलाड़ी थे बस। इसलिए खुश होना सीखो, तुम वापस जा रहे हो। वो रोब से बोला तो एडम ने खामोशी से सर हिला दिया, मगर उसने महसूस किया कि फाते उससे नजर नहीं मिला रहा था। इधर मुराद घोड़े से उतरा और तालिया के सामने आया। वो हनोज सिलवट ज़दा पेशानी लिए खड़ी थी, चेहरे पे खफगी और उलझन थी। तुमने इस गुलाम से निकाह करके मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा तालिया, उसके सामने खड़ा मलाल से कह रहा था। आप अपने ही लोगों से धोखा करने वाले एक बदउनवान आदमी हैं बापा। आपने मुझे महल में कैद कर रखा था। आपकी चाबी ने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली। मुझे अभी भी आप पे शक है। क्या शक है? वो पुरसुकून सा उसकी आंखों में देख रहा था। यही कि आप मुझे किसी तरह इस दुनिया में रोकने की कोशिश करेंगे। नहीं, मैं तुम्हें अपनी मर्जी से जाने दे रहा हूँ। क्योंकि वो आगे बढ़ा, इसके कंधों को नरमी से थामा और उसकी सियाह आंखों में झांका। क्योंकि मुझे यकीन है तुम वापस जरूर आओगी। तालिया ने जोर से उसके हाथ झटके। उसे मुराद राजा पे बुरी तरह से गुस्सा आया था। तालिया वापस कभी नहीं आएगी। मुझे आपका महल, आपकी दौलत और आपकी ताकत नहीं चाहिए। मुझे अपनी आम सी दुनिया वापस चाहिए। मैं उसी में खुश थी बापा। और साथ से गुजर के आगे निकल गई। उसका घोड़ा तैयार था। एडम और फाते घोड़ों पे बैठे उसके मुंतजिर थे। तालिया अपने घोड़े पे चढ़ी और तेजी से उसका रुख मोड़ दिया। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा तालिया। अकब में खड़ा मुराद कमर पे हाथ बांधे पुरसुकून सा गर्दन उठाए इन तीनों को अंधेर सड़क पे आगे बढ़ते देख रहा था। तालिया ने मुड़ के देखा तक नहीं। मुड़ के देखने वाले नमक के मुजस्समे बन जाते हैं। अलबत्ता वान फाते ने गर्दन मोड़ के खामोश नजर मुराद पे डाली और सर को हल्का सा खम दिया। ये तशक्कुर था या किसी समझौते का इशारा? वो गौर से उसके तासुरात देख रही थी। वो चुप चुप लगता था और उसकी अजली उम्मीद भरी चमक आंखों से गायब थी। हमें उस तरफ जाना है। फाते अपना घोड़ा सबसे आगे ले गया। वो अब रास्ता बता रहा था और वो दोनों उसकी पैरवी कर रहे थे। एडम उदास लगता था। वो एक बदउनवान हुक्मरान का पर्दाफाश नहीं कर सका था। ऊपर चमकता चांद, तारे और अंधेर सड़क पे दौड़ते तीन घोड़े। बजाय सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर फिजा में कुछ था जो भारी और मोहलिक सा महसूस होता था, सेजियम से ज्यादा मोहलिक। जिस जंगल से निकलने में उनको 4 दिन लगे थे, रास्ता मालूम होने की वजह से वो इस जंगल के अंदर 3 दिन में पहुंच गए। फाते इस दौरान ज्यादातर खामोश रहा था। एडम का मूड बदस्तूर बेहतर होता आया और तालिया भी जल्द नॉर्मल हो गई, बल्कि जैसे जैसे सफर गुजरता जा रहा था वो पुरजोश होती जा रही थी। वाह, हम बलाखिर वापस जा रहे हैं। हम वाकई वापस जा रहे हैं ना सर? वो रात को जंगल के अंदर अपने अपने बिस्तर बना रहे थे जब एडम ने फिर से पूछा। घने रेन फॉरेस्ट के ऊंचे दरख्त खामोशी से इस किते को देख रहे थे जहां खुश्क पत्ते गिरे थे और फाते एक दरख्त के साथ खड़ा रस्सियों का झूला सा बांध रहा था। आस्तीन पीछे को चढ़ाए वो संजीदगी से अपना काम कर रहा था। एडम के सवाल पे महज इतना बोला, तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है क्या? आप पे है मगर अपने बापा पे नहीं है। वो जो मुकाबिल दरख्त के साथ अपने बिस्तर को बांध रही थी मदाखलत करते हुए बोली, वो तुम्हारा बाप है तालिया, उसको तुमसे मोहब्बत है। वो काम जारी रखे हुए था। दोनों की एक दूसरे की तरफ पुश्त थी और वो काम में लगे थे। एडम दरमियान में पत्थर पे बैठा बारी बारी दोनों को देखता था। मगर मुझे डर लगता है कहीं वो आखिर में हम में से किसी को रोक न लें, या पता नहीं क्या, मगर पापा ऐसा जरूर कुछ ना कर दे जिससे हमें नुकसान हो। फिर चूक के उसकी तरफ पलटी। उन्होंने इस सारी डील में कोई कैच तो नहीं रखा ना? कोई शर्त, कोई कोई जरर देने वाली बात? उसकी उलझन खत्म नहीं हो रही थी। फाते के रस्सियां कसते हाथ थमे सिर्फ एक पल को। फिर उसने काम जारी रखा और आम से अंदाज में बोला,
मैंने कहा ना, हम सही सिमत सलामत वापस पहुंच जाएंगे, तो तुम इतनी वाहमी क्यों हो रही हो? तो आप इतने चुप चुप क्यों हैं? क्योंकि मैं आगे का सोच रहा हूँ। मुझे एक दुनिया को अपनी गुमशुदगी के मुतल्लिक जवाब देने होंगे। 4 माह छोटा अरसा नहीं होता। इसने झूला मुकम्मल कर लिया था, फिर एक कपड़ा सामान से निकाला, उसे झाड़ा और रस्सियों के पिंगोड़े पे डाला। इस बार जंगल में पिछली दफा की तरह कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी, क्योंकि सामान उनके पास था। आप फिक्र मत करें तवांको, हम आपके साथ हैं। फाते ने पलट के एक चुटती निगाह उस पर डाली। वान फाते को किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ी कभी, तालिया। शायद वो वैसा ही बेनियाज था जैसा हमेशा होता था। शायद ये सब उसका वहम था। उसने बस शाने उचका दी और वापस अपना बिस्तर बनाने लगी। मुराद राजा अब क्या करेगा सर? सुल्तान को बेटी की गुमशुदगी की खबर कैसे देगा? क्या बहाना करेगा? एडम, ये हमारा मसला नहीं है। हमें सिर्फ अपनी निजात के बारे में सोचना है। और ये तुम ही थे जो 4 माह से वापस जाने के लिए शिकायतें कर रहे थे। अब जब तुम्हें रास्ता मिल रहा है, तो बेहतर है मलाका के हीरो न बन सकने के गम को भूल के तुम अपने माँ बाप और अपनी मंगेतर का सोचो। वो एकदम यूं झिड़क के बोला तो एडम के चेहरे के सारे जाविये दुरुस्त हो गए। उसने जल्दी से सर हिलाया। जी सर। फातेह अपने बिस्तर पे लेट गया। दो दरख्तों के दरमियान फिजा में झूलता रस्सियों का झूला, और उसने उनकी तरफ से करवट मोड़ ली। वो दरख्तों के दरमियान खाली जगह थी, जहां चांद की रोशनी मध्यम सी पहुंच रही थी। जानवरों के बोलने और कीड़ों के रेंगने की आवाजों के साथ साथ दूर किसी झरने के बहते पानी की आवाज भी आ रही थी। कुछ देर खामोशी छाई रही। तालिया चुपचाप काम करती रही। एडम पत्थर पे बैठा सोचता रहा। फिर उसने तालिया को मुखातिब किया। आप जाते हुए अपने पापा से क्या कह रही थी? यही कि मैं उनके महल और दौलत पे लानत भेजती हूँ। जी, और इसीलिए आपने अपने कपड़ों में जो पोटली छुपा रखी है, उसमें अच्छे खासे सोने, हीरे और जवाहरात जुड़े जेवरात मौजूद हैं। वो 3 दिन से जिस राज को दबाए फिर रहा था, आज उगले बिना रह न सका। तालिया ने पलट के कीनातोज नजरों से उसे देखा। जायज और हलाल जेवरात है वो, शहजादियों का हक होता है, चोरी करके नहीं ले जा रही। कपड़ा झटक के बिस्तर पे बिछाते हुए वो बोली तो हाथ की सुर्ख अंगूठी चमकी। मैं कब कह रहा हूँ कि नाजायज है? सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इतनी जल्दी महल और दौलत पे लानत भेजने वाली नहीं है आप। तिनक के बोला और अपना बिस्तर बनाने उठ खड़ा हुआ। तालिया खफगी से कुछ बिड़बिड़ाती दरख्त की तरफ मुड़ गई। बिलाखिर उनके दरमियान तनाव वाली फिजा खत्म हो रही थी। बिलाखिर तालिया को यकीन आने लगा था कि सब ठीक है और फाते इससे कुछ नहीं छुपा रहा। उनकी तरफ से करवट मोड़े फाते को अपने सिरहाने खड़ी उदास सी आरियाना दिखाई दे रही थी। उसके हाथ पे अपना हाथ रखती वो फिक्रमंदी से उसकी तरफ झुकी। ये आपने क्या कर दिया डैड? उसकी आंखों में आंसू थे। इतना बड़ा फैसला अकेले कर दिया, इन दोनों को बताया ही नहीं। जब इनको मालूम होगा तो क्या होगा? आरियाना, वो उसको देखते हुए उदासी से बिड़बिड़ाया। मैं उनके बराबर का नहीं हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे अपने से ऊपर रखा है, और इट्स वेरी लोनली एट द टॉप। फिर उसने आंखें बंद कर ली। जंगल की सारी सियाही इन आंखों में सम हो गई, और दिल भी अंदर तक अंधेर हो गया। रात का जाने कौन सा पहर था जब दूर दरख्तों के दरमियान बंधे झूले नुमा बिस्तर पे सोई तालिया की आंख खुली। नरम सा लिहाफ उसने चेहरे से उतारा और पलकें चंद बार झपकाईं। वो चित लेटी थी, सो ऊंचे दरख्तों के आसमान को छूते सिरे नजर आ रहे थे। मध्यम चांदनी कहीं कहीं से झांक रही थी। फिर उसने गर्दन चौंकने अंदाज में मोड़ी। फाते एक पत्थर जमीन पे खींचता उसके झूले के करीब ला रहा था। वो तेजी से उठने लगी तो उसने हाथ उठा के रोका। रिलैक्स। और पत्थर करीब लाके सीधा हुआ। फिर उस पे बैठा, यूं कि तालिया की तरफ रुख था। वो धीरे से उठ बैठी, गरम लिहाफ अपने गिर्द लपेटे रखा। झूला जरा सा झूलने लगा, फिर साकिन हो गया। क्या हुआ फाते साहब? तालिया ने बाल कान के पीछे उड़सते हुए मंदी मंदी आंखों से देखा। वो हाथ में कुछ उठाए हुए था, साथ ही मानूस सी खुशबू उसके नथनों से टकराई। चॉकलेट? मुझे नींद नहीं आ रही थी तो जंगल में आगे निकल गया। वहां कोको का दरख्त था, सोचा तुम्हारे लिए ले आऊं। याद है तुम्हारी सालगिरह पे तुम्हें ये बहुत लजीज लगा था। वो पत्थर पे बैठा मुस्कुरा के कहता चाकू से फल काट रहा था। वो भी धीरे से मुस्कुरा दी। आपको याद था? हाथ बढ़ाया तो फाते ने फल उसे थमाते हुए चेहरा उठाया। वो कदरे थका थका लग रहा था, मगर लबों पे मुस्कुराहट थी। 3 दिन की खामोशी के बाद आज वो फाते लगा था जो उसी जंगल में 4 माह पहले उसको तसल्ली देता था और हिम्मत दिलाता था। जाहिर है मुझे याद था। वो हनोज मुस्कुरा रहा था, आवाज धीमी थी। ये अब भी लजीज है। उसने उंगली कटे फल के प्याले में डाली और गूदा मुंह में रखा तो लजीज रस अंदर तक घुल गया। वो बस मुस्कुरा के उसे खाते हुए देखने लगा। तालिया, फिर नरमी से पुकारा, इन 4 माह में तुम्हारे ख्याल में तुम्हारे अंदर क्या तब्दीली आई है? 4-5 किलो वजन बढ़ा है मेरा, और हाँ, चंद जंगी उमूर की तरबियत दी है मैंने। शाही आदाब दिखे हैं, हर रोज ढेरों जेवरात खुद पे लाद देने की मशक की है, और
तालिया, उसने नरमी से टोका। बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर क्या तब्दीली आई है? तुमने क्या सीखा है? उसने गोद से भरी उंगली उसने गूदे भरी उंगली लबों पे रख के निकाली और सोचा, पता नहीं तवांको, शायद कुछ भी नहीं सीखा। अब भी दौलत की वही हिर्स है मुझे। इतने जेवरात साथ लाई हूँ, खजाना अब भी चाहिए मुझे। हाँ, कोशिश करूंगी कि पुरानी रविश छोड़ के नई जिंदगी शुरू कर दूं। जब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तालिया की पलकें झुकी, मगर फिर उसने उनको उठा लिया और मुस्कुराती रही। तो तुम क्या करोगी? मैं शायद अमेरिका चली जाऊं, अपने सारे जायज मालो दौलत के साथ, और बतौर आर्टिस्ट एक नई जिंदगी शुरू कर लूं। फिर ठहरी, फल वाला हाथ नीचे कर लिया। अंधेर रात में वो लिहाफ में लिपटी झूले पे बैठी थी और वो सामने पत्थर पे बैठा उसको देख रहा था। मैं जानती हूँ हमने ये निकाह सिर्फ मुराद राजा को ब्लैकमेल करने के लिए किया था, वरना वो जबरदस्ती मेरी शादी सुल्तान से कर देता और अब हम उसको खत्म कर देंगे। लेकिन मैं चाहूंगी कि हम अच्छे दोस्त रहें। मैं छुट्टियों में मलेशिया आना चाहूंगी, और भले आप वजीर आजम भी बन जाए, आप एडम और मेरे लिए हमेशा वक्त निकाला करेंगे। साल में एक दो मरतबा हम तीनों मिल बैठ के इन दिनों को याद किया करेंगे, ठीक है ना तुआंको? मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा ही हो, मगर मैं एक और बात इससे ज्यादा चाहता हूँ। वो नरमी से उसकी आंखों में देख रहा था। तालिया ने अबरू बीच के उसे हैरत से देखा। वो क्या? तुम्हारी हकीकत जानने से कबल मैं तुम्हें ताशा कहा करता था। इसी जंगल में मैंने तुम्हें पहली दफा तालिया कहना शुरू किया था। जिस लड़की को मैं ताशा कह के बुलाता था, वो मेरे लिए एक नाकाबिले भरोसा, बेईमान और अदाकारा किस्म की आम सोशलाइज थी। मगर जब मैंने तुम्हें जाना कि तुम्हारा पेशा क्या है और तुम ही हालिम हो, तो मैंने तुम्हारे तुम्हारे असल नाम से पुकारना शुरू किया। फिर कभी ताशा नहीं कहा, कभी तुम्हें शहजादी नहीं समझा, क्योंकि इतना जेवर लाद के, ताज और जरतार लिबास पहन के भी तुम मेरे लिए वही तालिया थी जो मेरी दुनिया की वासी थी। लेकिन उस रोज वो ठहरा, वो बिना पलक झपके उसको देख रही थी। उस रोज कैद खाने में जब तुम सिपाहियों पे गुर्राई, तो मैंने तुम्हारी वो आवाज सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। वो जरा सी शर्मिंदा हुई, फौरन वजाहत देना चाही। वो तुम्हें गुस्से में नहीं तालिया, मुझे बुरा नहीं लगा था, बल्कि मुझे अच्छा लगा था। जानती हो क्यों? वो ताज्जुब से उसे देखने लगी। क्यों? क्योंकि बिना किसी ताज और शाही लिबास के इस दिन मुझे शहजादी लगी थी। वो तुम्हारा असल रूप था, तुम्हारा रियल सेल्फ। तुम मुझे तवांको कहती हो। हमारी दुनिया में इस लफ्ज का मतलब माय बॉस होता है, लेकिन इस वक्त मैंने जाना था कि तुम्हारा असल मकाम एक बॉस का मकाम है। तुमने इन 4 माह में अपने असल रूप को दरियाफ्त कर लिया है तालिया। तुम एक शहजादी हो, एक दाना शहजादी। तुम रूप बदल बदल के तिंगो कामिल की मुलाजमा या कोई वेट्रेस या कोई सतही सोशलाइट बनने के लिए पैदा नहीं हुई थी। तुम ये बहरूप इसलिए बनाती हो, सच इसलिए नहीं बोल सकती, क्योंकि तुमने अपने असल को कभी दरियाफ्त ही नहीं किया था। वो टिकटिकी बांध के उसे देख रही थी। मैं ये चाहता हूँ कि तुम इन 4 माह में जो सीखा है उसको ज़ाया मत करो। वापस जाके तुम उसको अपनी ज़िंदगी पे लागू करना। फिर तुम्हें किसी चीज़ का खौफ सच से दूर नहीं करेगा। तुम अपने साथ सच्ची हो जाओगी। तुम्हें अपने ऊपर मुलम्मा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें अपने असल रूप पे एतमाद आ जाएगा। मैं इस तालिया को केल में भी देखना चाहता हूँ, जो कैद खाने के सिपाहियों पे गुर्रा रही थी, उनको हुक्म करने से रोक रही थी, उनको जुल्म करने से रोक रही थी। यही चीज तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। तालिया, तुम्हें किसी खजाने, किसी जेवर की जरूरत नहीं है। तुमने सिर्फ वही बनना है जो तुम उस कदीम मलाका में थी। मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही। मैं चोरी करना छोड़ के नई जिंदगी शुरू, उसने कहना चाहा, मगर एक वक्त आएगा जब तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। मैं चाहता हूँ तुम उस वक्त में इस रात को याद करना। तुम याद करना कि मैं तुम्हें ऐसी ही तालिया देखना चाहता हूँ, शहजादी ताशा जैसी तालिया। सिर्फ ताशा जैसी नहीं, बल्कि किसी बॉस की तरह निडर और जुर्रतमंद। और उस वक्त अगर कोई तुम्हारे इस रूप को पसंद ना करे, तो तुम उसकी परवाह नहीं करोगी, चाहे तुम्हें नापसंद करने वालों में मैं ही क्यों न शामिल हूँ। ठीक है, उसने नेम रजामंदी से सर हिलाया। मैं अपने असल से नहीं भागूंगी। और एडम, उसने गर्दन मोड़ के दूर सोते एडम को देखा। इसने इस दुनिया से ये सीखा है कि इंसान को अपनी खुशी अपने अंदर खुद ढूंढनी है, बजाय दूसरों के पीछे भागते रहने और दूसरों की राय पे इन्हिसार करने के। इंसान को अपनी ज़ात पे एतमाद करना सीखना होता है। हम अपने सबसे अच्छे दोस्त और सबसे अच्छे जज खुद होते हैं। कोशिश करना कि तुम एडम से राब्ते में रहो और उसको बैसाखियों के बगैर अपने कदमों पे चलना सिखाती रहो। तुम्हें और इसे इस दुनिया से सीखे असबाक भूलने नहीं चाहिए। फिर वो उठ खड़ा हुआ तो तालिया ने नजरें उठा के उसे देखा। हम अच्छे दोस्त तो रहेंगे ना फातेह साहब? यूं ही उसको नाम से पुकार दिया। मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि हम हमेशा अच्छे दोस्त रहें। वो मुस्कुरा के पलटा तो वो पुकार उठी, और आपने क्या सीखा? उस अंधेर रात में दरख्तों के साथ खड़ा फातेह ठहर गया, फिर आहिस्ता से मुड़ा और सादगी से मुस्कुरा के तालिया को देखा। कुछ भी नहीं, मैं जैसा था वैसा रहूंगा।
ظاہر ہے تالیہ نے گہری سانس لے کے شانے اچکائے۔ آپ سیلیبریٹی ہیں، پرفیکٹ ہیں، آپ میں خامیاں کیسے ہو سکتی ہیں جن کو اصلاح کی ضرورت ہو؟ نروٹے پن سے بولی تو اس نے جواب نہیں دیا۔ آپ کا والیٹ میرے پاس ہے، اس میں وہ پاپ کارن بھی ہیں، وہ تم رکھ لو اس وقت تک جب تک میں اسے واپس نہیں مانگتا، وہ مبہم انداز میں کہتا اپنے بستر کی طرف بڑھ گیا۔ تالیہ بھی واپس لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ کروٹ موڑ کے لیٹے ایڈم کی آنکھیں کھلی تھی اور اس نے حرف حرف سنا تھا۔ وان فاتح یہ سب مجھے ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے تھے، پھر چے تالیہ کو کیوں کہا کہ وہ مجھے کہیں؟ 3 دن سے سر مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ اس نے خفگی سے آنکھیں بند کی تھیں، اسے سو جانا چاہیے تھا، صبح انہوں نے دروازے کی طرف سفر کرنا تھا۔ جنگل پہ صبح اتری تو گھنے درختوں نے دیکھا 3 مسافر قطار میں چلتے جا رہے تھے۔ سب سے آگے چلنے والے مرد کی گردن میں سنہری چابی لٹک رہی تھی جو اس کو راستہ دکھا رہی تھی۔ گھوڑے وہ جنگل سے باہر چھوڑ آئے تھے اور اب پیدل تھے، چہروں پہ مٹی لگی تھی اور لباس میلا ہو رہا تھا، مگر وہ چل رہے تھے۔ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ تالیہ کو ان 4 ماہ کا گزرا ایک ایک پل یاد آ رہا تھا۔ 4 ماہ کا بل وہ کیل میں سن بھاؤ کے گھر کے صحن میں کھڑے تھے، زمین میں ڈھکن سا کھل گیا تھا اور نیچے سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ فاتح مشکوک سا تالیہ کو برہمی سے دیکھ رہا تھا اور وہ خزانے کی تمہ میں زینیں اتر رہی تھیں۔ جنگل میں وہ تینوں اس مقام تک پہنچے تو فاتح نے گردن سے زنجیر اتاری اور سنہری چابی زمین پہ رکھی۔ ایک دم ہوا چلی اور سوکھے پتے اڑتے گئے، جگہ خالی ہوتی گئی۔ وہاں ایک لکڑی کا ڈھکن نظر آنے لگا۔ وہ رین فارسٹ کی غار میں کھڑی تھی، ساکن ساخت۔ اس کے سر کے اوپر سانپ تھا جس کو فاتح چاقو سے مار رہا تھا۔ سانپ کی گردن کٹ کے گر گئی، وہ خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پتے ہٹ کے اور ڈھکن صاف نظر آنے لگا۔ وان فاتح نے تیزی سے ڈھکن کھولا، نیچے زینہ سا بنا تھا۔ ان تینوں نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ تالیہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا، خوشی اندر باہر بھرنے لگی۔ وہ تینوں جنگل میں بیٹھے تھے، درختوں کی چھایا تلے، اور وہ ہرن کی گردن پہ چاقو پھیر رہی تھی۔ خون کے چھینٹے وان فاتح کے اوپر آ گرے تھے۔ وہ قدم بقدم زینے اترنے لگے۔ ایڈم بار بار دیواروں کو ہاتھ لگا کے ٹٹولتا۔ کیا وہ واقعی واپس جا رہے تھے؟ وہ بے یقین تھا۔ وہ پنجرے میں بند تھے اور پنجرہ اٹھائے گھوڑا گاڑی سڑک پہ سر پٹ دوڑ رہی تھی۔ تالیہ کے سر پہ چوٹ لگی تھی اور درد ہو رہا تھا۔ دینے اترتے وقت وان فاتح سب سے آگے تھا۔ دروازے پہ وہ پہلے پہنچا۔ تالیہ نے چابی مانگی مگر وہ خود آگے آیا اور تالے میں چابی ڈالی، پھر زنجیر ہٹا کے اسے کھولا۔ لکڑی کا قدیم دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ منتہارہ کے محل میں کھڑی اپنے باپا سے پہلی دفعہ مل رہی تھی۔ اس نے جامنی لباس پہن رکھا تھا اور کان کے اوپر بڑا سا پھول لگا تھا۔ دروازے کے پار وہی سب تھا جو پہلے نظر آیا تھا، طویل راہداری جو گیلی تھی۔ وہ تینوں تیزی سے اس پہ چلنے لگے۔ تالیہ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ ایڈم اب بھی دیواروں کو بے یقینی سے ٹٹول رہا تھا۔ وان فاتح ابوالخیر کی حویلی کی رسوئی میں کھڑا سراہی سے پیالیوں میں قہوہ انڈیل رہا تھا۔ دھار کی صورت میں گرتا قہوہ پیالی کو بھر رہا تھا۔ پتوں کے کڑنے کی خوشبو سارے میں پھیلی تھی۔ ان کے پیر پانی میں ڈوب رہے تھے اور اوپر سے قطرے بھی برس رہے تھے، مگر وہ چلتے گئے، چلتے گئے، چلتے گئے۔ ایڈم کتب خانے میں کتابیں اور قلم کاغذ پھیلائے بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو وہ شعلہ دکھا چکا تھا اور کاغذ دھیرے دھیرے جل رہا تھا۔ راہداری ایک دوسری پانی بھری راہداری کے ساتھ آ ملی، 2 دریاؤں کا سنگم۔ تالیہ کی آنکھیں فرت مسرت سے بھیگنے لگیں۔ صرف فاتح تھا جو سنجیدہ تھا، بے تاثر، سرد۔ وہ دونوں ابوالخیر کی حویلی کی چھت پہ اکڑوں بیٹھے باتیں کرتے ہوئے دور تک پھیلے اندھیرے میں ڈوبے ملاقہ کو دیکھ رہے تھے۔ 2 دریاؤں کے سنگم پہ تالیہ نے سر اٹھا کے دیکھا۔ وہاں کوئی ہما نہ تھا، مگر وہ نئی زندگی کی شروعات تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگی، یہاں تک کہ سب سے آگے نکل گئی۔ وہ ملکہ یان سوفو کے محل میں اس کے سامنے کھڑی تھی اور طبیب کو ڈانٹ رہی تھی۔ اس کا تاج سنہری دھوپ میں چمک رہا تھا اور ملکہ دنگ کھڑی اس کو اپنی حمایت کرتے دیکھ رہی تھی۔ فاتح اب سست روی سے چل رہا تھا، اسے اب واپس پہنچنے کی جلدی نہ تھی۔ ایڈم کا چہرہ اب جیسے پرسکون ہونے لگا تھا، اسے یقین آنے لگا تھا۔ ایڈم دربار میں رکھی سنہری میز پہ موجود اپنے نام کی تختی پہ مسحور سا ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ساتھ ہی دستے رکھے تھے جس کے اوپر لکھا بنگارا ملایو جگمگا رہا تھا۔ دوسرے دریا کے پار وہی زینہ تھا۔ تالیہ بھاگ کے اس پہ چڑھی، سامان کی پوٹلی سنبھالے وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ فاتح بن رامزل کے قدم اتنے ہی بھاری ہو رہے تھے۔ مراد راجہ سختی سے اس کا بازو پکڑے اس کے ساتھی کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ میز پہ رکھی اس کی ننھی سی لکڑی کی کشتی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ لکڑی کا ڈھکن اس نے ہٹایا تو سیاہ رات دکھائی دی۔ وہ باہر نکلی تو خود کو سن بھاؤ کے صحن میں پایا، تاروں بھرا آسمان، اور اس نے گردن موڑی۔ نئے ملاقہ میں جدید تراش خراش سے آراستہ سن بھاؤ کا گھر۔
वो जिया के चबूतरे पे खड़ा बुलंद आवाज में लोगों से मुखातिब था, मगर वो गर्दनें अफसोस से हिलाते खाना खाने में मसरूफ थे। एडम बाहर निकला तो बिल्कुल दंग रह गया, फिर बिलाखिर खुल के मुस्कुराया, पैरों पे गोल गोल घूम गया। वो जदीद मलाका ही था, वो जदीद घर ही था। वो तीनों सन भाव के बरामदे में जमीन पे बैठे थे और चीनी काजी उनसे उनकी रजामंदी ले रहा था। गवाह बना एडम खाली दिल और खाली नजरों से इन दोनों को देख रहा था। फाते ने ऊपर कदम रखे और सीधा खड़ा हुआ तो ढक्कन खुद ब खुद बंद हो गया, जमीन बराबर हो गई, कुएं का पानी भर आया। इससे जैसे वहां कोई ढक्कन था ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो दोनों मुजस्समे की जगह के नीचे जमीन में सामान भर रहे थे। सनबाव के कदीम सहन में तालिया और एडम तन्हा थे और उनके हाथ तेज तेज काम कर रहे थे। वान फाते ने सिर्फ बरामदे की तरफ देखा। दीवार पे लगी घड़ी 11:30 बजा रही थी। घड़ी पे तारीख की स्क्रीन 16 जुलाई दिखा रही थी। वक्त रुक गया था। वो मुराद के कैद खाने में मुकैद सलीब सूरत बना बंदा खड़ा था। सिपाही उसको पीट रहे थे और वो कर्ब से आंखें मूंदे हुए था। तालिया ने दोनों हाथ फिजा में फैला दी और आसमान की तरफ देख के आंखें मूंद ली। जदीद मलाका की ठंडी हवा उसके सुनहरी बालों में सिरसिराती हुई गुजर रही थी। वो आज़ाद थी। एडम भाग के बरामदे में गया, वहां रखा टीवी ऑन किया। स्क्रीन पे न्यूज़ कास्टर खबरें पढ़ रहा था। तारीख, वक्त, खबर की पट्टियां, सब 16 जुलाई तारीख का था। वक्त वाकई थम गया था। और कौन कहता है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। कभी कभी किसी किसी के लिए किसी किसी ज़माने में वक्त थम भी जाता है और थम के वो इंतज़ार करता है अपनी भूल भलैयों में खो जाने वाले मुसाफिरों की वापसी का। तारीख थी 16 जुलाई, दिन था इतवार का, सन था 2016 और वक्त था रात के 11:30 बजे, जब वो तीनों यके बाद दिगरे जीने चढ़ के ऊपर आए थे। सन बाव का घर पहली नज़र में पहचाना नहीं गया। ये कदीम सहन और घर जैसा न था। हर शे मुरम्मत और तज़ीनो आराइश के बाद नई बना दी गई थी, मसनूई सी, सिवाय मुजस्समे के। वो चंद एक जगहों से ज़रा टूटा हुआ था, मगर यूं लगता था कि माहिरीन बार बार उसको रिपेयरिंग करते थे। कुआं भी अब मसनूई सा लगता था, क्योंकि वक्त खुद मसनूई सा हो गया था। और हाँ, तालिया ने आंखें मूंदे बाहें फैलाए फिजा को सूंघा। कोई बू न थी, मगर वो जानती थी कि इस फिजा में सेजियम भी था। 600 साल गुजर गए। उसने आंखें खोली और पैरों पे गोल गोल घूमी। चेहरा खुशी से दमक रहा था। 557 साल चेतालिया। एडम टीवी बंद करके वापस सहन की तरफ आया तो उसके चेहरे पे भी अलवही खुशी थी। फाते इन दोनों को देख के बस जरा सा मुस्कुराया। वो न किसी चीज को देख रहा था, न फिजा को सूंघ रहा था, वो बस इन दोनों को देख रहा था। धीरे धीरे तालिया को बाहर शोर सुनाई देने लगा। बहुत सी आवाजें, बेहंगम मौसीकी, गाड़ियों के हॉर्न, हर तरह की बोलियां। उसके तासुरात बदले। कदर फिक्रमंदी से बंद दरवाजे को देखा। ये शोर क्यों है इतना? ये 2016 है चैतालिया, या हमेशा ही इतना शोर था? आप कदीम जमाने की खामोशी की आदी हो गई थी। फिर उसने फाते की तरफ देखा। सर, आपने तो आज केएल वापस जाना था। उसे सब याद था, बल्कि आप जा रहे थे तो मैंने आपको रोका था। नहीं, मैं आज रात इधर ही रहूंगा, मैं थका हुआ हूँ। फाते ने उसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया तो एडम लम्हे भर को खामोश हो गया। तालिया ने शोर के बाद झिरझिरी सी ली। क्या केल में हमेशा इतना शोर था? उफ, इंसान को क्या हो गया? क्या ऐसे क्या बनता जा रहा है? उसी असना में बाहर पुलिस के सायरन सुनाई दिए। तालिया चूंकि, क्या मेरे कान बज रहे हैं? नहीं, एडम ने जाने से पहले पुलिस को बुलाया था कि तुम्हें गिरफ्तार करवाने। फाते ने गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरा नहीं ख्याल अब एडम तुम्हें गिरफ्तार करवाना चाहेगा, इसलिए मैं जरा इनको फारिग करता हूँ, तुम लोग अंदर ही रहो। एडम साथ आने लगा तो उसने सख्ती से मना किया। एडम रुक गया, उसे जरा खिफ्फत हुई। एडम, मुझे गिरफ्तार करवाने का सोचे तो सही। तालिया ने कमर पे दोनों हाथ रखे घूर के उसे देखा। एडम जवाब में कुछ तीखा सा कहने लगा, फिर मुजस्समे के कदमों तले जमीन को देखा। दोनों की नजरें मिली। एडम की आंखों में सवाल उतरा, कब? धीरज, अभी काफी वक्त है हमारे पास, वो मुस्कुरा के सरगोशी में बोली। फाते पुलिस वालों से माजरत करके वापस आया तो उतना ही संजीदा लग रहा था। सीधा बरामदे की तरफ चला गया। वहां मेज पे लिखने का सामान रखा था। उसने नोटपैड पे उठाया और कलम खोला। मेज पे झुके खड़े सिरसिरी सा पूछा, एडम, तुम्हारा ईमेल एड्रेस क्या है? एकदम मुखातिब किए जाने पे एडम गड़बड़ाया। जी, हमारे मोबाइल तो जंगल में 4 माह पहले नाकारा हो गए थे ना। तुमसे अभी राब्ता तो ईमेल पे ही करना होगा ना? जी जी सर, लिखें, वो जल्दी से बताने लगा। और मेरा ईमेल है, वो भी कहने लगी तो फाते कलम बंद करके सीधा हुआ। इसकी ज़रूरत नहीं, तुम लोग अब जाओ। वो संजीदा था और उसके एसाब बिल्कुल पुरसुकून थे। आंखें बेतासुर थीं। बरामदे में रोशनी थी और वो रोशनी में खड़ा था, दोनों पहलुओं पे हाथ जमाए। वो अब उनको यूं मुंतजिर सा देख रहा था जैसे कह रहा हो, अब जाओ, मैं थका हुआ हूँ। जी बिल्कुल, आप आराम करें, हम अपने अपने घरों को जाते हैं, वो समझने वाले अंदाज में बोली।
شکریہ، فاتح نے سر کو خم دیا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا، نگاہیں بے تاثر تھیں۔ ایڈم نے سلام کیا، فاتح نے اسے نہیں دیکھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی مڑنے لگی تو وہ بولا، تالیہ؟ وہ ٹھہری اور مڑ کے سیاہ آنکھوں میں سادگی لیے اسے دیکھا۔ جی؟ فاتح چند قدم چل کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ اس کی گردن میں پہنی سنہری چابی صاف دیکھ سکتی تھی، وہ چمک رہی تھی۔ میں صبح ہونے سے پہلے پیپرز ایڈم کو بھیج دوں گا۔ کوئی ثبوت ہونا چاہیے نا رشتہ توڑنے کا۔ تم آزاد ہوگی اپنی زندگی اپنے اصل کے ساتھ گزارنا اور اتنا سچ بولنا کہ تمہاری ہر بات پہ لوگ آنکھیں بند کر کے یقین کرنے لگ جائیں، ٹھیک ہے نا تالیہ؟ وہ اس رات کی طرح نرمی سے نہیں سمجھا رہا تھا، بس بے تاثر انداز تھا اس کا ماتھا ٹھنکا۔ کیا کچھ ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سنو، یاد رکھو جو تم نے سیکھا ہے اس کو تم نہیں بھلاؤ گی۔ تم اپنی زندگی نئے طریقے سے شروع کرو گی، تم وہ عورت بنو گی جس کو اپنی ذات کی تکمیل کے لیے کسی دوسرے انسان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تالیہ بنت مراد، اس نے دھیرے سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور ان کو اکٹھا کر کے سامنے کیا۔ وہ شل رہ گئی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو، مجھے تمہاری اور تمہیں میری ضرورت ہے، لیکن مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ خود غرضی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے آزادی کے بعد امریکہ چلی جاؤ اور ایک اچھی زندگی گزارو۔ اس کے ہاتھ فاتح کے ہاتھوں میں تھے اور وہ دم سادے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ مجھے یاد کریں گے؟ اس کی آنکھیں یوں ہی بھیگنے لگیں۔ مجھ سے ایک وعدہ کرو، تم کبھی بھی واپس قدیم ملاقہ میں جانے کی کوشش نہیں کرو گی۔ میں پاگل ہوں جو واپس جاؤں گی؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم واپس نہیں جاؤ گی، تم یہاں سے دور چلی جانا، تم ہماری اس دنیا میں شہزادیوں کی طرح رہنا، لیکن کبھی قدیم ملاقہ کی شہزادی بننے کا مت سوچنا، کسی کے لیے نہیں، وان فاتح کے لیے بھی نہیں۔ اس کی بھیگی آنکھیں فاتح کے بے تاثر مگر تکان زدہ چہرے پہ جمی تھی۔ آپ کو کیوں لگتا ہے میں واپس جانے کا سوچوں گی؟ تم کبھی اس چابی کو دوبارہ نہیں ڈھونڈو گی، بھلے جتنی شدت سے تمہارے اندر واپسی کی تڑپ اٹھے۔ تم تالیہ، تم واپس نہیں جاؤ گی۔ وہ اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں جیسے آپ مجھے چھوڑ کے کہیں دور جا رہے ہوں؟ فاتح نے دھیرے سے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ میں کہیں نہیں جا رہا، میں کیل میں ہی رہوں گا۔ میں خود غرض آدمی ہوں تالیہ، وان فاتح کو صرف وان فاتح سے محبت ہے۔ الیکشن کا سال شروع ہونے والا ہے، میرے خواب اور میرے عزائم کی تکمیل کا سال ہے۔ یہ مجھے بہت کام کرنا ہے اس سال، میں اپنے سفر میں کھو جاؤں گا اور میں تمہیں یاد نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میری ان باتوں کو کبھی نہ بھلاؤ۔ میں بھلا بھی نہیں سکتی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، آنسو پھسل کے گال پہ لڑکا، پھر دروازے کو دیکھا، اس کے پار ایڈم رکا کھڑا تھا۔ وہ واپس جانے کو مڑی تو فاتح نے پکارا، ایڈم کا خیال رکھنا، قدیم ملاقہ میں اس کا دل ٹوٹا تھا، کوشش کرنا کہ کیل میں آ کے وہ اپنے دل اور ذات دونوں کو جوڑنا سیکھ لے۔ تالیہ نے بس سر ہلا دیا، وہ نہیں مڑی، اسے پتھر نہیں بننا تھا۔ باہر کھڑے ایڈم کو ان الفاظ نے سن کر دیا تھا۔ اس نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا تو فاتح جانتا تھا۔ سنو، تمہارا دل کیوں ٹوٹا ملاقہ میں؟ وہ باہر نکلتے ہی اس پہ گرجی، ساتھ ہی گیلی آنکھیں رگڑ کے صاف کی۔ میرے دل کو چھوڑیں، اپنے کی فکر کریں، جب وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے آپ کو چھوڑ دیں گے تو آپ کا دل بھی ٹوٹے گا، وہ جل کے بولا اور قدم بڑھا دیے۔ میرا دل تو مجسمے تلے دفن ہے شاہی مورخ، میرا خزانہ، میرا مستقبل۔ وہ پھر سے خوشگوار موڈ میں آ گئی تھی، جیسے بارش کے بعد سارا منظر صاف ہوتا ہے۔ باہر سڑک کے دونوں اطراف کی دکانیں اور ریسٹورانٹ ابھی تک کھلے تھے، شور، رش، آوازیں، سڑک پہ چلتی گاڑیاں۔ وہ باہر آئی تو ایک دم گھبرا گئی، دل پہ ہاتھ رکھا، یہ کیسی عجیب جگہ ہے۔ سڑک بمشکل پار کی اور جھرجھری لے کے ایڈم سے بولی، پھر اس ریسٹورانٹ کے سامنے رکی۔ باہر میز کرسی اسی طرح لگی تھی اور اس پہ ہاٹ چاکلیٹ رکھا تھا۔ بل اس نے ادا نہیں کیا تھا، اس لیے ویٹر نے ہاٹ چاکلیٹ نہیں اٹھایا تھا، وہ ابھی تک تازہ تھا۔ یہ اس نے آرڈر کیا تھا آدھا گھنٹہ پہلے یا پھر 4 ماہ پہلے۔ وقت کے سارے حساب کتاب الٹے ہو گئے تھے۔ وہ اداسی سے مسکرا دی اور آگے بڑھ گئی۔ اس کی کار وہیں کھڑی تھی۔ سنو، تم میرے ساتھ آنا، بس سے مت جانا، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گی، فراخ دلی سے پیشکش کی۔ میں سلی اور اس گندے میلے چہرے کے ساتھ بس میں جا بھی نہیں رہا۔ وہ کار کے قریب آئی تو یاد آیا، چابی کہاں گئی؟ پرس کہاں گیا؟ شاید ساتھ لے گئی تھی۔ وہ تو جنگل میں کھو گئی تھی جب ان کو قیدی بنا کے ان کا سامان ضبط کیا گیا تھا۔ اس نے بے اختیار سر پہ ہاتھ مارا۔ اب اتنے لوگوں کے سامنے وہ کار کو کسی اور طریقے سے نہیں کھول سکتی تھی۔ چلو کسی ریسٹورانٹ سے منہ ہاتھ دھو لیتے ہیں اور پھر ٹیکسی کر لیتے ہیں، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، بس کا ٹکٹ کیسے خریدیں گے؟ ٹیکسی کو گھر کے پاس اتار کے میں پیسے اندر سے لا دوں گی، وہ 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، ٹیکسی والا بہت پیسے لے گا۔ بے فکر رہو، ہم بہت جلد بہت امیر ہونے والے ہیں۔ وہ واقعی بے فکر سی آگے بڑھ گئی۔ آپ کو وان فاتح کا انداز کچھ عجیب سا نہیں لگا؟ وہ ساتھ چلتا الجھا ہوا سا کہہ رہا تھا۔ کچھ تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو
समझो धोखा देकर एक शहजादी से निकाह किया है, वो इस निकाह को ख़त्म करने तक डिस्टर्ब रहेंगे एडम, समझा करो। वो खुद को मुतमईन कर चुकी थी। जदीद मलाका के बाजार में शहजादी और मौर्रख साथ साथ चलते जा रहे थे। टैक्सी ने एडम बिन मोहम्मद को उसके घर के बाहर उतारा तो उसके निकलने से कबल तालिया ने ताकीद की थी, सुबह अपनी सिम निकलवा लेना और नया फ़ोन ले लेना, मैं कॉल करूंगी, तुम्हारा नंबर मेरे आई क्लाउड में महफूज होगा। टैक्सी ड्राइवर ने बैक व्यू मिरर में इस लड़की को देखा जो पिछली सीट पर बैठी बाहर निकलते नौजवान को हिदायत दे रही थी। बंदे बाल रफ हो रहे थे, सूती सादा बाजोक रंग पहने वो किसी लंबे सफ़र से लौटी लगती थी। और वो नौजवान, ड्राइवर ने एक तनकीदी नज़र उस पर डाली जो अच्छा कहता दरवाज़ा बंद कर रहा था। उसका लिबास ज़रा ज़्यादा अजीब था, पजामा और कमीज़ बेढंगी सी सिली थी और ऊपर बिना आस्तीन के नीली जैकेट, बाल भी कानों से नीचे तक आ रहे थे जैसे काफ़ी दिन से कटवाने की जहमत न की हो। इन दोनों के लिबास और जूतों पे जगह जगह कांटे और मिट्टी लगी थी, चेहरे शायद धो लिए थे। आप कहाँ से आई हैं? सड़क पे कार डालते हुए वो पीछे पूछे बिना न रह सका। पीछे बैठी तालिया ने खिड़की से नज़र हटा के उसके सर की पुश्त को देखा। मलाका से कोई हादसा वगैरह हो गया था क्या? यानी कार वगैरह छिन गई? हाँ, हादसा हो गया था मगर शुक्र है जान बच गई। वो वापस शीशे के पार देखने लगी। कार अब मरकजी शाहराह पे आ चुकी थी। जगमगाती आसमान को छूती इमारतें, सड़क किनारे लगी चमचम करती बत्तियां, भागती ट्रैफिक। वो बस मशहूर सी होके कुआलालंपुर की मसरूफ जिंदगी को देख रही थी। कैसी दुनिया थी जहाँ हर कोई भाग रहा था, सबको जल्दी थी। काम ख़त्म करने की जल्दी, नया काम शुरू करने की जल्दी, कामयाब हो जाने की जल्दी, अच्छा बन जाने की जल्दी, हर काम में जल्दी। क्या इन लोगों को नहीं मालूम था कि हर चीज़ एक कठिन अमल से गुजर के मुकम्मल होती है? हर काम में वक्त लगता है और लगना भी चाहिए, मगर इन लोगों का वक्त पे जोर नहीं चलता। ये इसको रोक नहीं सकते, सो अपनी रफ्तार तेज़ कर देना चाहते हैं, लेकिन शायद वक्त को रोकना ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी सिर्फ एक एक लम्हे को जी लेना है, उसे ज़ाया किए बगैर। उसने शीशा गिरा दिया और केल की ठंडी हवा को अपने चेहरे से खेलने की इजाज़त दे दी। फिर आंखें मूंद लीं। वक्त, सारे खेल वक्त के ही तो थे, किसी का उस पर जोर नहीं चलता था। केल पे 17 जुलाई की सुबह तुलू हुई तो शहर के सारे फूल महक महक उठे। आज आसमान साफ था, बारिश का कोई इम्कान न था। तालिया ने अपने कमरे के पर्दे हटाए तो खिड़की बेनकाब हुई और ढेर सारी रोशनी अंदर आई। उसने आंखें चुंधिया ली। एक नई सुबह, एक नई जिंदगी, एक मुख्तलिफ दुनिया। वो सादा ट्राउज़र और कमीज़ में मलबूस खड़ी थी, गीले बाल तौलिया में लपेटे थे। उसने जैसे पानी से अपने वजूद पे इन 4 माह के तमाम निशान धो डालने की कोशिश की थी। 4 माह में सर की जड़ों से 2 इंच जितने स्याह बाल निकल आए थे और सुनहरी डाई नीचे चला गया था। इसलिए सुबह सुबह उठ के उसने अपने बाल वापस सुनहरी रंगे, फिर खुद ही उनको ज़रा काट के लंबाई बराबर की थी। ईमेल खोल के याद किया कि जाने से पहले क्या मसरूफियात रही थीं। अपने पुराने शेड्यूल को फिर से जहन नशीन किया। असर की नीलामी सर पे आई खड़ी थी, वहाँ भी जाना था। गर्ज वो सुबह तक खुद को 2016 के केएल में फिट कर चुकी थी। मगर क्या वाकई वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे आई तो सारा घर नया नया सा लग रहा था। गो के हर शे वहीं थी मगर एहसास नया था। रेलिंग की ठंडी लकड़ी पे हाथ गुजारती, पेंट शुदा दीवारों और जा बजा लगे शीशों पे नज़र दौड़ाती। उसने आखिरी जीने पे कदम रखा तो सामने सोफे पे दातिन बैठी थी। मेज़ पे प्लेट में कोई मुरगन डिश और फ्रेंच फ्राइज सजाए वो छुरी कांटे से चुक के खाने में मशगूल थी। उसे देख के अभी सर उठाया ही था कि तालिया तेजी से उसकी तरफ भागी और उसको गले लगाया। ओह लियाना साबरी, मेरी मोटी मुर्गी, तुम कैसी हो? खुशगवार हैरत के साथ कहती वो अलहदा हुई तो दाती ने उसे यूं देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो। फिर समझ के गहरी सांस ली। क्या चाहिए तुम्हें? मशकूक नज़र उस पर डाली मगर तालिया का मूड इतना अच्छा था कि उसने बस मुस्कुरा के शाने उचका दिए और उसकी प्लेट से आलू का चिप्स उठा के मुंह में रखा। बस तुम्हें अचानक से अपने घर में देखा तो मोहब्बत का इजहार कर डाला, चाहिए कुछ नहीं? अचानक मतलब मैं तो रोज ही इधर होती हूँ, तालिया ने जवाब दिए बिना चिप्स और उठाए। फिर महसूस किया दातिन उसको गौर से देख रही है। वो जरा संभली। ऐसे क्या देख रही हो तुम? कुछ मुख्तलिफ लग रही हो। दातिन जरा उलझी थी। अच्छा, वो कैसे? उसने सिरसिरी से अंदाज में बेपरवाही से कहा तो दातिन ने सर झटका। तुम्हारा वजन शायद बढ़ने लगा है तालिया, गाल जरा फूले लग रहे हैं। वो जो अगले चिप्स की तरफ हाथ बढ़ा रही थी रुक गई। हाँ, मैं खाने बहुत लगी हूँ, 2 दिन एहतियात न करूँ तो तुम्हारी जैसी हो जाऊंगी। उफ, झिरझिरी लेकर उठी और दातिन से निगाह मिलाए बगैर ओपन किचन की तरफ बढ़ गई। रात मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुमने फ़ोन नहीं उठाया। हाँ, वो मेरा फ़ोन खो गया था मलाका में। वो चूल्हे तक आई और गायब दिमागी से बर्तनों को देखा, कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी, कौन से बटन से कौन सा बर्नर चलता था, कहवा कैसे बनाए, मगर कहवा कहाँ से आ गया। उफ, वो पहले किस चीज़ से नाश्ता किया करती थी? तुम मलाका क्यों गई तालिया?
داتن نے افسوس سے اس کی پشت کو دیکھا۔ تم اس خزانے کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اس ملعون چابی کو مکمل کرنے کی کوشش میں نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ وہ اس کی طرف گھومی اور کاؤنٹر سے ٹیک لگائے سادگی سے بولی، مجھے یقین آ گیا، وہ چابی، وہ خزانہ، وہ سب ملعون ہے، میں اب اس کا پیچھا نہیں کروں گی۔ خوش؟ داتن نے ابرو بھیج کے تعجب سے اسے دیکھا۔ ارے واہ، اتنی جلدی مان گئی تم؟ اس نے شانے اچکائے اور واپس گھوم گئی۔ دھیرے دھیرے کچن کی ترتیب یاد آتی جا رہی تھی۔ کوئی بات ہے تالیہ؟ داتن ذرا اچنبھے سے اس کو کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ کل تک تم دیوانی ہو رہی تھی اس خزانے کے لیے، اور آج؟ اف داتن، وہ مڑے بغیر برتن پٹخ پٹخ کرتی مصنوعی ناگواری سے بولی، ایک تو تمہاری بات مان رہی ہوں، اوپر سے یہ انگوٹھی کہاں سے لی؟ دکھاؤ۔ لیانا صابری کو اس کے برتن پٹکتے ہاتھوں میں وہ انگوٹھی اب نظر آئی۔ ذرا سی جھلک نے اس کی جوہری جیسی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ وہ اٹھی اور تیزی سے لپک کے تالیہ کے سامنے آئی، پھر اس کا ہاتھ تھام کے بے یقینی سے اس انگوٹھی کو دیکھا۔ سرخ آنسو شکل یاقوت کے گرد ننھے ہیرے لگے تھے۔ انگوٹھی سونے کی تھی اور سونا بھی چوڑا اور بھاری تھا۔ داتن نے اس کی انگلی سے سرعت سے انگوٹھی نکالی اور اوپر کر کے روشنی میں اسے دیکھا۔ میرے خدا، یہ تو بہت قیمتی ہے، یہ نئی خریدی ہے کیا تم نے؟ وہ انگشتیں بدندار رہ گئی۔ تالیہ نے پہلے کبھی زیور خریدا ہے جو اب خریدے گی؟ لاؤ واپس کرو، نہ روٹھے پن سے کہتے اس نے انگوٹھی واپس لی اور انگلی میں ڈالی۔ میں سمجھ گئی۔ داتن نے پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے اس کو مشکوک نظروں سے گھورا تو تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ کیا؟ دل زور سے دھڑکا۔ تم نے خزانے کا خیال اس لیے ذہن سے نکال دیا ہے کیونکہ تمہیں کسی اور واردات کا موقع مل گیا ہے۔ یہ تم نے کسی کی چرائی ہے نا، اور مجھے بتایا تک نہیں۔ جلدی بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تم جانتی ہو کہ جب تک میں خود نہ بتانا چاہوں تم مجھ سے نہیں اگلوا سکتی، اس لیے کیوں نہ ہم ابھی بیٹھ کے ناشتہ کریں، اچھے دوستوں کی طرح؟ اس نے نرمی سے داتن کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے شک بھری نظروں سے تالیہ کو دیکھا۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو تالیہ؟ ظاہر ہے میں تم سے کچھ چھپا رہی ہوں، لیکن ابھی میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ ابھی مجھے زیادہ بڑے مسئلے درپیش ہیں۔ او ہاں، سمی جیسے؟ داتن سنجیدہ ہوئی۔ سمی؟ تالیہ نے یاد کرنا چاہا۔ سمی کا کیا مسئلہ تھا؟ اور پھر جماکے سے یاد آیا، سمی، اس کا سابقہ شوہر، اس کو دھمکا رہا تھا، پیسے مانگ رہا تھا، ورنہ وہ وان فاتح اور اشر کو بتا دے گا کہ وہ کوئی امیر زادی نہیں ہے بلکہ طلاق یافتہ۔ اور وہ ایک دم ہنس پڑی۔ اب یہ ساری باتیں ثانوی ہو گئی تھیں۔ فاتح کو 4 ماہ پہلے جنگل میں اس نے سب بتا دیا تھا، اور وہ دونوں اتنا آگے نکل آئے تھے کہ ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ سمی؟ وہ مسکرا کے سر جھٹکتی قہوہ پیالی میں انڈیلنے لگی۔ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑی داتن ہنوز خفگی اور شک بھری نظریں اس پہ جمائے ہوئے تھی۔ ایڈم بن محمد کے چھوٹے سے گھر پہ صبح روشن ہو چکی تھی۔ مرغیاں اپنے ڈڑبے میں کٹکٹا رہی تھیں اور بلی دھوپ سے چمکتی دیوار پہ سو رہی تھی۔ اندر کچن میں ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ گول میز کے گرد محمد بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے اور ایبو ماں چولہے کے سامنے کھڑی تھی، سر پہ اسکارف لپیٹے، ڈھیلے ڈالے باجوک رنگ میں ملبوس۔ وہ آستین اوپر چڑھائے کام میں مصروف تھی۔ ایڈم کہاں ہے؟ محمد صاحب نے چونک کے ایک دم پوچھا تو ایبو پلٹی اور سادگی سے ان کو دیکھ کے بولی، کل اچانک سے ملاقہ چلا گیا تھا، رات دیر سے واپس آیا۔ میں کھانا گرم کرنے اٹھی تو مگر کمرے میں چلا گیا اور اندر سے آواز لگا دی کہ تھکا ہوا ہے، سونا چاہتا ہے۔ میں نے بھی تنگ نہیں کیا۔ اور اب صبح سویرے جب میں باتھ روم میں تھی تو باہر جانے کی آواز آئی تھی، لو آ گیا۔ اسی اثنا میں راہداری کا دروازہ کھلا تو ایبو نے گہری سانس لی۔ ایڈم، ناشتہ لگ گیا ہے، ادھر آ جاؤ، ساتھ ہی آواز دی۔ محمد صاحب اخبار پڑھتے ہوئے چائے پیتے رہے۔ دفتن ایڈم اندر داخل ہوا اور سلام کہہ کے نظر ملائے بغیر کرسی کھینچی۔ ایبو نے اس کے لیے فرائیڈ رائس پلیٹ میں نکالے اور میز تک آئی تو لمحے بھر کو دھک سے رہ گئی۔ یا اللہ ایڈم، یہ بالوں کو کیا کیا؟ محمد صاحب نے بھی چونک کے اسے دیکھا۔ وہ سادہ ٹی شرٹ پینٹ میں ملبوس تھا، چہرہ سنجیدہ تھا، اور بال بالکل چھوٹے کٹوا لیے تھے، کل سے پہلے جتنے بال تھے اس سے بھی کافی چھوٹے۔ یوں ہی ماں، گرمی بڑھ گئی ہے تو سوچا بال کٹوا لوں۔ وہ مسکرا کے تازہ دم سا بولا، چلو اچھا کیا، بال کٹوانے سے تمہاری رنگت کتنی صاف نکل آئی ہے۔ محمد صاحب نے بھی ایک تائیدی نظر اس پہ ڈالی اور اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایڈم نے بس سعادت مندی سے سر ہلایا۔ بس ماں، صرف بالوں کی وجہ سے لگ رہا ہے، ورنہ رنگت تو ایسی ہی تھی پہلے بھی۔ نظریں چرا کے پلیٹ اپنی طرف کھسکائی۔ ناسی لیما کی خوشبو بھوک بڑھا رہی تھی، چاولوں کے ساتھ مونگ پھلی کا سالن۔ اس نے ایک چمچ منہ میں ڈالا تو ماں کے ہاتھ کا ذائقہ یاد آیا، ساتھ ہی قدیم ملاقے کے سارے کھانے، گراس اوپر سے محل کے لوازمات تک۔ ایک فلم سی چل گئی۔ فاتح صاحب سے جو بات کرنے گئے تھے وہ کر لی؟ وہ ایڈم نے نوالہ نگلتے ہوئے یاد کیا۔ ہاں جی، وہ کر لی۔ کون سی بات؟ محمد صاحب نے اخبار سے نظر ہٹائے بغیر پوچھا تو ایبو سامنے والی کرسی کھینچتے ہوئے بولی، کل جلدی میں جب نکلا تھا تو کہہ رہا تھا وہ جو امیر زادی فاتح صاحب کے خاندان کو ٹکرائی ہے اس کی اصلیت کھولنے جا رہا ہے۔ وہ شاید کوئی مجرمانہ عزائم رکھتی تھی
ओह, ऐसे लोगों को ज़रूर बेनकाब करना चाहिए। तुमने अच्छा किया। एडम ने ज़ोर से गिलास मेज़ पे रखा। वो ऐसी नहीं है, मुझे गलतफ़हमी हुई थी। जल्दी से तरदीद की। गाल गुलाबी हो गए। मगर तुम खुद तो कह रहे थे कि उसको तुमने नौकरानी बने देखा था और अब वो अमीर बनने की अदाकारी कर रही है। वो नौकरानी नहीं है, वो वाकई वाकई आला खानदान से ताल्लुक़ रखती है। समझ ले, मुल्क के सबसे आला खानदान से। इसको वो अल्फाज नहीं मिल रहे थे जिनसे वो सच के दायरे में रहकर अपना राज महफूज रखते हुए जवाब दे सके। या अल्लाह एडम, अगर ऐसी बात थी तो इतने दिन से खुद को परेशान क्यों कर रहे थे उसके पीछे? मैं चलता हूँ एबो। वो हाथ साफ करते उठ खड़ा हुआ। मजीद बैठा रहा तो शायद घबरा जाए। वो तो इस डर से माँ बाप से गले भी ना मिला था कि वो शक में ना पड़ जाएं। नौकरी ढूंढने जा रहे हो? सवाल पे वो ठिठका। नौकरी? उसके पास नौकरी न थी। वो बेरोजगार था। वो शाहाना वजीफे पे मामूर शाही मौर्रख न था। ओह, इसे तो इस दुनिया में नौकरी भी ढूंढनी थी और उसकी शादी भी होना थी। एकदम कंधों पे बहुत सा बोझ आन गिरा। जी मैं, वो हकलाए फिर बाप को देखा। पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मोबाइल गुम हो गया, नया लेना है। कैसे गुम गया? उसने उन्होंने अखबार रखी, बटुआ निकालते हुए पूछा। मलाका में छिन गया। उसने थूक निकला। पैसे लेकर उसको जल्द अज जल्द घर से निकलना था ताकि वो संभल सके। वो तो उनसे नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। 2016 के केएल कभी इतना मुश्किल नहीं था जितना आज लग रहा था। केएल पे दोपहर उतरी तो पार की झील धूप में चमकने लगी। अतराफ में दूर दूर तक घास फैला था। एक तरफ दरख्त थे और सामने लंबा ट्रैक के साथ बेंच रखा था जिस पे वो बैठी थी। हाथ में नया फोन पकड़ रखा था। स्याह लंबी स्कर्ट ब्लाउज पे सुर्ख मिनी कोट पहने, सुनहरी बालों को खोले, सर पे तिरछा करके सफेद हैट पहने वो मुंतजिर सी दाएं तरफ ट्रैक को देख रही थी जब बाएं तरफ से एडम चलता हुआ आया और उसके सामने बैठा और उसके साथ बैठा। तालिया ने चौंक के उसे देखा। ड्रेस शर्ट पहने, कफ के बटन बंद किए, छोटे छोटे बालों में वो संजीदा सा नजर आता था। तुम मुझे ताजीम पेश किए बगैर ही बैठ गए? शहजादी की तबा पे ये बात नागवार गुजरी थी। एडम ने जल के उसे देखा। आप गालिबन अभी तक कदीम मलाका से वापस नहीं आई। तंज करके बोला तो उसने गहरी सांस ली और झील को देखने लगी। शायद वाकई में वापस नहीं आई। जहन अभी तक उसी जगह मुकैयद है। खुशी से नहीं, आदत से। केल को दोबारा समझने में ज़रा वक्त लगेगा। उसकी बात एडम को भी उदास कर गई। मैंने तो बाल इसलिए कटवा लिए ताकि सबकी नज़रें बालों पे जाएं और रंग पे नहीं। मगर माँ ने फौरन से भाप लिया कि मेरी रंगत अच्छी हो गई है। हाँ, 600 साल पहले की खालिश खुराक ने हमें काफ़ी सेहतमंद बना दिया है। 557 साल चेतालिया, वो बिगड़ के बोला। तालिया ने पहले उसे घूरा, फिर इसके दाएं हाथ को, लेकिन फिर जब्त के घूंट भर के रह गई। कभी कभी सच बोलना कितना मुश्किल होता है चेतालिया। मैं चाह के भी माँ और पापा को नहीं बता सकता कि मैं कल एक रात में किन जमानों से फिर आया हूँ। मैं भी दातिन को कुछ नहीं बता सकती। कोई हमारा यकीन नहीं करेगा एडम। आप तो शायद इतने राजों के साथ रह सकती हैं, मगर मेरे लिए छुपाना मुश्किल है। इसलिए कुछ वक्त घर से बाहर रहूंगा ताकि जब तक नॉर्मल नहीं हो जाता माँ से कम सामना हो। फिर उसने यासियत से तालिया को देखा। हम नॉर्मल हो जाएंगे ना चेतालिया? वो जवाबन उसे देख के मुस्कुराई। वक्त सबसे बड़ा मरहम है एडम। वक्त बहुत कुछ खुद ही ठीक कर देता है। वक्त? एडम ने गहरी सांस ली। तुम्हारी वान फाते से बात हुई? इसे ख्याल आया तो पूछने लगी। एडम ने नफी में सर हिलाया। मुझसे उनका नंबर खो गया है। आपकी तरह कोई आई क्लाउड अकाउंट तो है नहीं मुझ गरीब का जो सारे कॉन्टेक्ट्स महफूज हों। ईमेल भी नहीं उन्हों ईमेल भी नहीं की उन्होंने। मेरे पास तो आपका नंबर भी नहीं था। शुक्र, मुझे अमीर के सारे कॉन्टेक्ट्स महफूज थे, इसीलिए तुम्हें कॉल कर ली। जल के बोली, फिर गहरी सांस भरी। उनको कॉल की थी मैंने, लेकिन उनका नंबर ऑफ जा रहा है। उम्मीद है बखैरियत होंगे। चेतालिया। एडम बेंच पे बैठा बैठा उसकी तरफ घूमा। चेहरे पे उलझन थी। आपको नहीं लगता वान फाते हमसे कुछ छुपा रहे हैं? मुझे लगता है वो डिस्टर्ब है। उन्होंने अपनी बीवी को, अगर वो बीवी की वजह से डिस्टर्ब हैं तो उस दिन होते जब आपसे निकाह हो किया था। मगर वो उस वक्त से डिस्टर्ब हैं जब से वो मुराद राजा के साथ सन भाव के घर आए थे। ये आपके विलन नुमा वालिद ने ज़रूर कुछ किया है, मैं बता रहा हूँ। मुझे भी यही शक है। लेकिन एक बात मैंने इन 4 माह में सीखी है एडम, कि वक्त के साथ सच खुद ही सामने आ जाता है। वक्त और सच का लेन देन चलता रहता है। वो मुतमईन थी। पता नहीं क्या बात है, मुझसे तो वो बात ही नहीं कर रहे थे। वो फिर से खफा हुआ। अपने एहसास कमतरी से निकल के जीना सीखो एडम। और हमने भी तो इनसे खजाने वाली बात छुपाई है ना। फिर अगर उन्होंने कुछ छुपा भी लिया तो? एडम ने चौंक के बेंच के दूसरे सिरे पे बैठी तिरछे हेट वाली लड़की को देखा। हाँ, वो खजाना वो कब निकालेंगे हम? वो तो फाते साहब के घर में है। ताले के पास हमेशा प्लान होता है। प्लान ए बी सी सब तैयार है। न सिर्फ हम खजाना निकालेंगे बल्कि इसको ब्लैक मार्केट में बेच के अमीर भी हो जाएंगे। फिर मुझे किसी नौकरी की ज़रूरत नहीं होगी। एडम ने सुकून का सांस लिया। हाँ, और फिर तुम खूब शानदार तरीके से अपनी शादी करना। शादी? वो चुमका। हाँ, 2 माह बाद मेरी शादी है। मुझे कितना इल्ज़ाम देते थे कि तुम्हारी शादी मेरी वजह से नहीं हो पाई। शुक्र है अब ये इल्ज़ाम तो नहीं दे सकोगे।
अगर मेरी शादी ना हुई तो इल्ज़ाम आपके ही सर होगा चैतालिया, वो ज़ेरे लब बोला, मगर तालिया सुन न सकी। वो पर्स उठाते हुए खड़ी हो रही थी। फातिह साहब से मिलने चलते हैं, किसी दिन उनके इर्द गिर्द लोग बहुत होते हैं, इसलिए यूं एक मुंह उठा के नहीं जा सकते। बल्कि उसे याद आया, नीलामी पे चलते हैं दोनों, वहाँ मुलाकात हो जाएगी उनसे, और फिर हम उनसे प्राइवेट मुलाकात के लिए वक्त मांग लेंगे। फिर वो ज़रा सा हंसी। वो वान फातिह जिनसे मिलने के लिए एक दुनिया कई कई हफ्ते पहले से अपॉइंटमेंट लेती है, उनको अब हमें अपॉइंटमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया वाले नहीं जानते कि हमने एक ज़माने का सफ़र एक साथ किया है। उसके अंदाज पे एडम भी मुस्कुरा के उठा। अच्छा, तो मैं नीलामी में आपका +1 बन के जाऊंगा? तालिया ने घूर के उसे देखा। मत भूलो कि मैं शहजादी हूँ और तुम वो कैदी जिसके दाएं हाथ पे अब बुरी नज़र रखना छोड़ दें तो बेहतर होगा। चेतालिया बिनते मुराद, वो एतमाद से कहता उसके मुकाबिल खड़ा हुआ। ये 2016 का केएल है और हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं। यहाँ सारे शहरी बराबर होते हैं, मैं और आप। हम यहाँ बराबर हैं, आप यहाँ शहजादी नहीं हैं। वो बेंच के साथ खड़े थे। दाएं हाथ वसी झील थी जिसका पानी धूप में चमक रहा था। तालिया ने धूप के बायस माथे पे हेड सीधा किया और उसकी आंखों में देख के मुस्कुराई। शहजादी न सही, मैं मुल्क के अगले वजीर आजम की बीवी जरूर हूँ एडम, तुम्हारी फर्स्ट लेडी, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। एडम पे घड़ों पानी पड़ गया। दिल ढूंढ के उभरा, मैं चाहूंगा आप हमेशा फर्स्ट लेडी रहें और ये मुकाम वो आपसे कभी वापस ना लें। अरे छोड़ो एडम, मैं ऐसे ख्वाब नहीं देखती। बस हमारी सारी उम्र दोस्ती रहे, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भले वो कल ही मुझे छोड़ दें। फिर रुख मोड़ लिया, आंखों में तकलीफ सी उभरी थी। वो अगर तुम्हें मेरे लिए कोई पेपर ईमेल करें तो मुझे बता देना। हेड दुरुस्त करती, बैग कंधे पे लटकाती वो ट्रैक की तरफ बढ़ गई। एडम उदासी से उसे जाते देखता रहा। नए ज़माने की नई पेचीदगियाँ। तो आपको आज की कैसी लगी कहानी को लिसनर ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।